बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। तमाम नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। और आज भी हम एक अहम मौजू ज़ेर बहस ला रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। और आज भी हम वो मौजू डिस्कस कर रहे हैं जिसका सीधे तौर पर या बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी आवाम के साथ है, हमारी कौम के साथ है, हमारे नौजवानों के साथ है। ख़ासकर उन नौजवानों के साथ जो या तो इस वक्त दरस व तदरीस के अमल में मसरूफ़ हैं या वो नौजवान जो पढ़ लिख कर इस वक्त बेरोज़गारी के शिकार हैं। बहरहाल नाजरीन, ये सब कुछ आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। आज हमने 3 अहम मेहमानों को अपने शो में बुलाया है, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में आलमगीर जो वबा इस वक्त चल रही है उस हवाले से आपको अपडेट्स देते हैं। फिगर्स आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया की अगर बात करें तो लगभग 15 मिलियन लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यानी 1.5 करोड़ दुनिया की आबादी जो है वो इस वायरस से मुतासर हो चुकी है, जबकि 6,17,000 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। मुल्क हिंदुस्तान की बात करें, कुल मिलाकर 11,95,674 लोग उनके नताइज जो हैं या उनके नतीजे जो हैं वो मुस्बत पाए गए हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गए हैं। और हिंदुस्तान में भी 28,781 लोग अभी तक अज़जान हो गए इस वायरस की वजह से। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई मजाक भी नहीं चल रहा है, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम एहतियात करें, मास्क पहने, इज्तिमात से गुरेज करें, हाथ मिलाने से परहेज करें, समाजी दूरी का ख्याल रखें। बहरहाल इसके साथ ही आपको एक बड़ी खबर से आगाह कराते हैं। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि अगले 6 दिन तक पूरे कश्मीर में लॉकडाउन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में माफ़ कीजिएगा, कश्मीर में 6 दिन का लॉकडाउन इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया है कि 6 दिन का लॉकडाउन कश्मीर में किया जाएगा कल से। और इस बांडीपोरा के बगैर तमाम जिला सदर मकामात में ये लॉकडाउन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह कराते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल केसेस जो है वो 15,350 है, एक्टिव केसेस 6540 और 272 लोग अभी तक इस वायरस की वजह से लुकमा अजल हो गए हैं। आज भी 6 लोगों की मौत वाक़ा हो गई कोरोना वायरस की वजह से। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ज़िला श्रीनगर, 3350 लोग अभी तक श्रीनगर में इस वायरस की वजह से मुतासर हो गए हैं। 72 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। बारामूला दूसरे नंबर पर है। बारामूला में 1700 लोग अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। 55 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। तीसरे नंबर पर कुलगाम में कुल मिलाकर 1200 लोग अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और 25 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। तो नाजरीन, आपने खुद कोरोना वायरस के हवाले से जो अपडेट है वो सुना भी और देखा भी। लेकिन आज हम अपने मौजू के हवाले से आपको आगाह करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कई एक मसाइल है। ख़ासकर अगर हम अपने नौजवानों की बात करें, गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार कई एक नौजवान हमें फ़ोन करके ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फ़ैसला लिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्लास 4th असामियों के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स यानी 12th पास के बाद किसी को भी एलिजिबल नहीं रखा गया है। मुझे ये कम्प्लीटली अनरीजनेबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद जो फ़ैसला लेने वाले लोग हैं उन्होंने ये फ़ैसला जल्दबाजी में लिया होगा या उन्होंने उन लोगों के कहने पर लिया है जिन लोगों को इस हवाले से कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल पूरा समाज, पूरी रियासत इसके ख़िलाफ़ है। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है हमें कि अगर 12th पास करके कोई बंदा है उसको आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करके, PhD करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई घर पे बैठा है, उसके लिए आपके नौकरी के दरवाजे खुले नहीं हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी मानते हैं यहाँ के नौजवान, और साथ ही साथ वो इस हवाले से इंसाफ का इंतज़ार भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है एग्जामिनेशंस के हवाले से। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में निज़ाम तालीम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है।
बहरहाल हमने भी कई एक बार कोशिश की कि हम इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाए कि अगर आपको वाकई तालीम के हवाले से संजीदगी दिखानी है तो आप एग्जामिनेशन के हवाले से मॉकरी सिस्टम मत लाइए। और मॉकरी सिस्टम आखिरकार लाया गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका 4G नहीं चल रहा है, आपका 2G चल रहा है। अब अगर चल भी रहा है लेकिन इन एग्जाम्स का क्या फायदा है जिन एग्जाम्स को आप 4 दिन तक क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट्स को देते हैं, 4 दिन के बाद वो अपने एग्जामिनर को देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सरासर नाइंसाफी है। और एक मसला है मास प्रमोशंस का, कई एक स्टूडेंट्स ये भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मास प्रमोशन की जाए। इसी हवाले से आज हमने अपने शो पे मदऊ किया है 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रफ़ीक अहमद लोन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब। थैंक यू जी। इरफान हफीज लोन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी। डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू डियर। जी। सबसे पहले रफ़ीक साहब, आपसे मैं आपके तासुरात और ख्यालात जानने की कोशिश करूंगा। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ एक तमाशा है। ये महज स्टूडेंट्स के साथ एक मजाक किया जा रहा है कि उनके क्वेश्चन पेपर्स उनको 4-5 दिन 1 हफ्ता तक दिया जाता है, उसके बाद वो एग्जामिनर के हवाले करते हैं। क्या रफ़ीक साहब, आप एक मुदर्रिस हैं, आपको अल्लाह के सामने कल को जवाब देना है। क्या आपको नहीं लग रहा है ये सरासर इस कौम के साथ नाइंसाफी है, यहाँ के तालीमी निज़ाम के साथ नाइंसाफी है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आपको भी सलाम और आपके जो नाजरीन हैं उनको भी सलाम। देखिए, पर्सनल लेवल पे मैं बात करूं तो इंफरादी तौर पे मुझे तो ये सिस्टम सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमारा आई विल नॉट ट्राई टू नेम इंस्टीट्यूशंस बट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, जो ये सिस्टम बनाया गया, देखिए ऑनलाइन एग्जाम आप तब करें जब ये सिस्टम फूल प्रूफ हो। अगर आप किसी सिस्टम को फूल प्रूफ नहीं बना सकते तो बेहतर है कि आप उस सिस्टम को अवॉइड करें तब तक के लिए जब तक कि आप इसको एक सही लाहे अमल में ना ला सकें। खैर, जैसे आपने बात करी कि इसमें जैसे आपने इसमें मुताला किया हुआ है कि पेपर्स हमने अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन जो है बच्चों को पोस्ट किए गए, फिर उन्होंने जवाब लिखकर वापस भेज दिया गया। अगर आप मुझे इंफरादी तौर पर पूछते हैं तो मुझे बहुत इस चीज से दुख होता है। हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब वो होना है जैसे आपने बात करी। तो पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक इट्स समथिंग विच शुड नॉट हैव हैपेंड। बेशक मैं मानता हूं कि इस वक्त हालात ऐसे थे, लेकिन मैं मानता हूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन वाहिद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोपेंसिटी है कि ये बाकी सिस्टम्स को रिवैम्प कर सकता है, चाहे वो एंट्री लेवल एग्जाम हो या वो एग्जिट लेवल एग्जाम हो। लेकिन जब आप एग्जाम्स में कंप्रोमाइज करेंगे फिर आप किसी सिस्टम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं रिवैम्प का। ये सु चीज यह सोरे हको कंट्रोल कर, मगर इन साथ अत मजन कोताही चाहे चाहते हुए चाहे अनजाने में, दिस हैज अ प्रोपेंसिटी टू क्रिएट वेरी बैड इफेक्ट। और खुदा ना करे इसके बहुत गलत नताइज निकल सकते हैं। कल को हम उस बच्चे को सामने लेके आ रहे हैं, मतलब इट हैज इवन बीन ऑब्जर्व्ड, यू कैन टॉक अक्रॉस फैकल्टीज कि उस बच्चे ने 50% मार्क्स उस है, ही इज नाउ स्कोरिंग 90% मार्क्स। 100% रिजल्ट्स। जी, तो मुझे इसमें नुकसान तो उस बच्चे का लगता है जो मेहनत करके अपना कोई परसेंटेज हासिल करता था, उसको क्या फायदा है इस सिस्टम से। तो इसमें मुझे बड़ा नाइंसाफी लगता है पर्सनली स्पीकिंग। आई एम नॉट नेमिंग एनी। रफीक साहब, आपको क्या लग रहा है मुतबादिल क्या था? क्या आपको लग रहा है कि एग्जामिनेशंस बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए थे? प्रीवियस परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको स्टूडेंट्स को जज या इवेलुएट करना था? देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। वी कैन नॉट बी ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो कुछ ना कुछ तो हमें एक ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए था इस बारे में। जो मुझे एक ऑल्टरनेटिव लगता है, अगर हम जैसे 2G पे, जैसे हम अब तो ऑनलाइन ही हमने काम किया है, 2G के हिसाब से ही अगर हम गूगल लिंक्स जैसे हैं उसमें जितना भी हम कर सकते थे, चाहे हमें 2 या 3 स्टेजेस में ये एग्जाम करना पड़ता, थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स रख के हम गूगल लिंक के थ्रू जो है क्वेश्चन भेजते, फिर उसका सीरीज चेंज करके या दोबारा लेना पड़ता। कुछ बच्चे शायद मिस कर जाते इसको बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो हम इसको दोबारा कर सकते थे। लेकिन कम से कम एग्जामिनेशन में कोई सैंक्टिटी रह जाती।
तो वो एक चीज है। दूसरी चीज है जो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रीवियस एग्जाम के उसी के एग्जैक्टली आप मार्क्स दे दीजिए इस एग्जाम में, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल अगर 5वीं सेमेस्टर का बच्चा है तो उसने अभी तक 4 सेमेस्टर्स पास किए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था हम उसका एक एवरेज निकाल के उसी हिसाब से इस बच्चे को प्रमोट करें? मैं नहीं कहता हूँ कि शायद उसकी प्रीवियस जो उसका सेमेस्टर है शायद उसको उसमें ज्यादा मार्क्स आए हो या कम आए हो, तो एक एवरेज निकाल के अगर उस तरह से हम कर सकते थे, वो दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन ये था कि हम प्योरली असाइनमेंट बेस्ड इसको कर देते। जब मैं असाइनमेंट बेस्ड कहता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट, व्हेन, ये सवालात हम नहीं, डिफाइन, ये चीजें हम नहीं पूछते, हम एक असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर रखते। देखिए, एक तो होता है असाइनमेंट बेस्ड किसी भी क्वेश्चन पेपर को असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर कहना, दूसरा होता है सच में असाइनमेंट बेस्ड पेपर होना। तो इन दोनों में काफी फर्क है। तो शायद अगर हम उस तरह का असाइनमेंट पेपर दे पाते बच्चों को, तो उस तरह से उसमें कॉपिंग का भी चांस नहीं था, उसमें बच्चे को खुद कुछ ना कुछ मेहनत खुद भी करनी थी। तो वो शायद ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, एंड आई एम श्योर इससे भी बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। रफीक साहब, आपकी बात मैंने सुनी, दूसरे गेस्ट के पास मैं चलता हूं, क्योंकि आपका कहना है कि ये मेरिट के साथ एक मर्डर है। तो डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब, आपकी इंटेग्रिटी पे मुझे कोई भी शक नहीं है। आपने जिस हिसाब से इस कौम की रगो पे में आज तक तालीम पैवस्त की है, मुझे उस पर फ़ख्र है। आप डिग्री कॉलेज बिमना में रहे, उससे पहले बाकी कॉलेज में रहे, आज डिग्री कॉलेज ऊडी में एज प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब, ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम इस वक्त, क्योंकि किसी कौम की बर्बादी अगर आपको करनी हो तो आप मयार तालीम को जो है वो कम कर देते हैं, तो मुझे बताएं कि ये जो एग्जामिनेशन इस वक्त चल रहे हैं, क्या आप जाती तौर पर इससे मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम सामीन, शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिस है, इट इज मेनली बाय इंटरेक्शन। जैसे टीचर क्लास में आता है, ही डिलीवर्स लेक्चर, और जो बच्चे हैं वो उसको सब्र से सुनते हैं, देन दे रेज सम क्वेश्चंस एंड द टीचर आंसर्स दोज क्वेरीज। जी, ये जो एक तरीका है जिसे हम टीचिंग कहते हैं। और फिर जो एक टीचर है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल है, तो एक टीचर को एक मौका भी मिलता है कि किस तरह से मेरे बच्चे जो है हर एंगल से, हर लिहाज से उनकी रहनुमाई करता है। और अब जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात के तय जो आप देख रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन टीचिंग वगैरह है, या बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि टीचर का एक अहम रोल है इन हालात में भी। देखिए, कोई जैसे भी हालात हो, तो हमें तो जीना है, हमें तो सीखना है। तो मेरी हर वक्त यही नसीहत होती है अपने उस्तादों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि एक इंटरेक्शन रहे, चाहे ऑनलाइन ही हो, एक राबता रहे एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान। स्टूडेंट को कोई क्वेरी होगी, ही विल शूट द क्वेश्चन टू द टीचर। और मुझे लगता है अगर टीचर घटिया से भी घटिया होगा, लेकिन जब उसको कोई स्टूडेंट फरियाद करेगा, कुछ मांगेगा, कुछ पूछेगा, डेफिनेटली द टीचर विल पुट हिज एफर्ट्स ऑन एंड विल आंसर हिज क्वेरी। तो हमें जो है ना बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए कि वायर देयर इज वे। तो हालात हमारी वैसे हैं, तो अल्लाह ने एक राह निकाली हमारी। अभी आप देख रहे हैं 2G भी चल रहा है, लेकिन इस 2G के अंदर भी हम अपना काम निभा रहे हैं। तो अगर एक लम्हे फिक्रिया भी है कि होना चाहिए 4G होना चाहिए, अब जैसे कि 5G का भी शुरुआत हुई है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और जैसे जो हो रहा है, जैसे मैं अपनी कॉलेज की बात बताऊं, बच्चों को हमने कुछ पेपर्स दिए, सब्जेक्टिव पेपर्स दिए, उनको एक मौका दिया, कुछ टाइम दे दिया कि यू गो थ्रू द बुक्स एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो जरूर बच्चों को घर पे एक मौका मिला किताब को देखने का, जहाँ भी उनको कोई मुश्किल पेश आई, सो दे आर इन टच विद द टीचर। तनवीर साहब, तो मेरा यही कहना नहीं, आपका कहना है कि आप ओपन बुक सिस्टम टाइप वो कर रहे हैं, लेकिन उसका तो तरीका कार कुछ और है। ऐसे आप 4 दिन 5 दिन बच्चों को पेपर्स दे के घर पे, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये मजाक है एग्जामिनेशन के नाम पे? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, इसको मजाक तो नहीं कर सकते ना। देखिए, मैं आपको बताऊंगा ये हालात के लिए आपको देखना कि क्या हो रहा है। नहीं, हालात और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात जो है, देखिए तनवीर साहब, देखिए आप मेरी बात सुनिए। एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन, जहाँ पर टीचर से बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, तो वहाँ पर तो बहुत सारी चीजें जो है इसका असर एक बच्चे पे पड़ता है। ये नहीं है क्या बच्चे कुछ सीखना है, बच्चों को इतना ही नहीं सीखना है, बच्चों को एक जिम्मेदार शख्स बनना है।
तो आज का जो बच्चा है वो कल के जिम्मेदार शख्स है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, इफ इट इज जस्ट नाउ बाय फोन और ऑनलाइन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समथिंग, लेकिन मैं ये कहूँगी एक जो रिश्ता है वो कायम है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बच्चे मुझे फोन करे, सर हम ये चीज सीख रहे हैं, हमें यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, तो मैं अपना वक्त निकाल के उस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि ठीक है, जैसे हालात है वैसे ही हमें अपने आप को बदलना है। तो हम उसको देखिए, मतलब हम वी कांट बी क्रिटिक फॉर बैड एज फार एज टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस गोस। डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब, आप हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं, ठीक है। मैं अगले गेस्ट की तरफ जाना चाहूँगा। इरफान हफीज लोन साहब, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं और आज तक खोरोखोज भी किया है। इरफान हफीज लोन साहब, इस सवाल के अलावा आपका रिएक्शन मैं इस हवाले से भी जानना चाहूँगा। इस सवाल के अलावा एक और सवाल, अहम सवाल है कि सरकार ने यह फैसला लिया कि क्लास 4th के जो पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को अनएलिजिबल रखा गया। मुझे ओपनली ये लगता है एक अहमकाना हरकत है सरकार की या इंतज़ामिया की कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को वो जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन के शिकार हैं उनको मौका नहीं देते हैं सरकारी मुलाजिम हासिल करने का। आपने 12th बार रखा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मैं शाहिद साहब आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमें ये जानकारी है कि जो नेशनल लेवल पे है अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है उससे कहीं ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो हमारा यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम होता था वो हमारा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो एप्पल और टूरिज्म। अगर आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर सेक्टर पिछले आपने देखा कुछ सालों में और खुसूसन 5 अगस्त के बाद पिछले साल, उसके बाद सबसे बहुत ज्यादा नुकसान मेवा सनत को भी हुआ और आज के डेट में भी ये नुकसान में चल रही है और जिसे सरकार खुद मानती है कि ये बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी है और सरकार की तरजीहात में भी नहीं रही। और बाकी आप गैर मियारी दवाइयां, उससे भी आप देख रहे हैं हमारा ये सेब की सनत जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था वो टूरिज्म। पिछले साल भी आपने देखा अगस्त के बाद, आज आप देख रहे हैं इस बीमारी और उसके साथ साथ बाकी जो हालात है टूरिज्म, अब ये मैं कहूँ कि वर्चुअली बिल्कुल जीरो है उसकी इनकम। तो ये जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था, बदकिस्मती है कि इस पे हम जो है इसे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट का आपने मामला बताया, उसमें कोई भी इवन अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अंडरस्टैंडिंग कैन से कि ये जो सरकार का डिसीजन है सही नहीं है, रीजनेबल नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जो ग्रेजुएट है, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है, उसे वो इसे महरूम करते हैं, उसे एलिजिबल नहीं इसके लिए रखते हैं। मुझे लगता है कि ये एक आर्बिट्रली इलॉजिकल, अनरीजनेबल, इलीगल डिसीजन सरकार का है, उन्हें ये रिवोक करना चाहिए। मुझे लगता है ये हमारे जो नौजवान है और जो पढ़े लिखे नौजवान है उनके साथ ये सरासर नाइंसाफी है और मुझे लगता है विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये डिसीजन लिया गया है। इरफान हफीज लोन साहब, आपको लग रहा है कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? मेरा तो ख्याल ये है कि इसको आराम से कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखिए बहुत सारी चीज, वो हर कोई चीज, ये जो आईन के हवाले से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है, कोई भी डिसीजन जो सरकार लेती है, कोई भी डिसीजन अगर वो गैर कानूनी है तो उसे जुडिशियल रिव्यू हम कहते हैं, तो उसे हम जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट में सेल चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मसला है, हर कोई ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव का है वो जरूरी नहीं है हम चैलेंज करें। मुझे लगता है कि सरकार को ही इस पे गौर खोज करना चाहिए। सब लोगों को सरकार को इसमें गुजारिश करनी चाहिए कि वो इसको रिकंसिडर करे, इस ऑर्डर को रिवोक करे, क्योंकि मैंने भी देखा जो नौजवानों में इस पॉलिसी को लेके जबरदस्त गुस्सा है। और इससे पहले भी जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, चाहे वो रहबरी हमारे अभी जंगलात है, रहबरी खेल है, उन सब के साथ
अभी अगर देखेंगे जो पॉलिसी है सरकार की, उसमें हम कहेंगे नाइंसाफी है। बहुत सारे लोगों से काम लिया जाता है, जो रेगुलर लोग हैं उनसे भी वही काम, और जो आर्जी तौर काम करते हैं उनसे भी वही काम। लेकिन आप देखेंगे पे में उनको जो उसमें मुराद मिलता है उसमें काफी ही डिस्पैरिटी है। मुझे लगता है दैट इज नॉट द स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट ऑफ जस्टिस। बहरहाल इरफान हफीज लोन साहब, आपका कहना दुरुस्त है। जो हमारे रहबर थे वो रहजन बन गए इन नौजवानों के मुताबिक, और इनको सिर्फ खेल और इन पोस्ट तक महदूद नहीं। शाहिद साहब, इसी में नहीं, आप देखिए ना क्या हो रहा है। सरकार कह रही है लॉकडाउन करो, और उसके बाद पार्क्स और गार्डन्स को खोल रहे हैं और बाहर से लोगों को ला रहे हैं, आइए आप यहाँ पर आइए, और उनकी स्क्रीनिंग टेस्टिंग नहीं होती है। एक और कह रहे हैं भाई आप फॉलो करिए एडवाइजरी, करना चाहिए सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। लेकिन आप देखिए पार्क्स और गार्डन्स खोलना, क्या ये कंट्राडिक्ट नहीं करता है सरकार की जो बाकी डिसीजन से? तो मुझे लगता है कि सरकार जो है खुद कंफ्यूजन में है, गैर संजीदा है और एंटी पीपल डिसीजन ले रही है। इरफान साहब, अभी अगले 6 दिन के लिए भी लॉकडाउन है। बहरहाल एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आगाज़ में मैंने इस हवाले से पूछा था। रफ़ीक साहब, एक और अहम बात यहाँ पे सामने आती है, ये जो आप एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए गए, जिस तरह से इंद्राबी साहब ने ये कहा कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है, हालात को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया, तो रफ़ीक साहब आपको लग रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल में यही चीज़ें कल को हमारी कौम और हमारे मुआशरे को बहुत ज़्यादा महंगा सौदा पड़ेगा? देखिए प्रोफेसर इंद्राबी साहब ने जो बात कही, मैं इनसे मुवाफिक हूँ इस ख्याल में कि कुछ ना कुछ सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलते रहना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो एनी सॉर्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो। तो उसमें बेशक इनकी जो बात है वो बिल्कुल सही है और मैं उससे मुत्तफिक हूँ। सिर्फ अगर हमारा थोड़ा सा जो राय में फर्क है वो एग्जामिनेशंस को लेकर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जामिनेशंस का थोड़ा शायद हम इसको बेटर बना सकते थे, इसको शायद हम थोड़ा सा और सोच विचार करके इसको थोड़ा बेहतर बना सकते थे, ताकि स्टूडेंट जो इस एग्जाम में बैठता है, वैसे बैठता ही नहीं है वो एग्जाम में, जो भी इसके थ्रू जा रहा है, कम से कम हम स्टूडेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते। एक स्टूडेंट को लगता कि नहीं एक सिस्टम है जिसके थ्रू मैं जा रहा हूँ। आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक वर्कहॉलिक स्टूडेंट और एक मैं ऐसे कहूंगा कि जो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है, उसके बीच में आप एक डिस्टिंक्शन बना सकते हैं, ताकि उसमें भी देखिए हम बात करते हैं स्टूडेंट मोटिवेशन की, स्टूडेंट को आगे बढ़ाने की। देखिए सिर्फ हमें मोटिवेशन एक उस बच्चे का नहीं देखना है जो एवरेज है, हमें उस बच्चे का भी देखना है जो बिलो एवरेज है, या हमें उस बच्चे का भी देखना है जो बहुत मेहनत करता है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं इस सिस्टम से कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा है, कहीं उसको ये तो नहीं लग रहा है कि कुछ उस फजूली करा मेहनत। तो उसका उस चीज का मुझे जरा सा वो ये है कि जहां पर मुझे थोड़ा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लग रहा है प्रोफेसर साहब से। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन, given the scenario we are in right now, of course we have to do some sort of, we have to go for online classes. जी बिल्कुल। डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब, डिस्टिंक्शन की बात हो रही है, डिफरेंसेस की बात हो रही है, तो आपका पास परसेंटेज 100% है, तो मुझे बताएं आप खुदारा आप कैसे जज करेंगे, एवेलुएट करेंगे स्टूडेंट्स को कल को, जिनका इस साल 100% पास परसेंटेज था, प्रीवियस साल में वो बड़ी मुश्किल से पास हो गए थे, तो ये डिफरेंशिएट और डिस्टिंक्शन कहाँ रह गया, मेरिट कहाँ रह गया? जी शाहिद साहब, देखिए मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वो जो सवाल आपने उठाया था ना, वो क्लास 4 आसामी के लिए जो एलिजिबल है 12th पास एंड मैट्रिक पास, देखिए मैं आपको बताऊंगा ये डिसीजन तो ठीक है, ये गलत नहीं है। नहीं, आप इसे सही मानते हैं? वो इसलिए हम इसको बिल्कुल सही बोलता हूँ, यूने बहुत अच्छा किया। मुझे आप बताओ कि इज इट रैशनल फॉर अ 12th पास स्टूडेंट एंड अ ग्रेजुएट टू कम्पीट फॉर द एग्जाम, हाउ दे कैन कम्पीट? तो जब वो मामला होता था, फिर अब मैं अपनी कॉलेज एक बताऊंगा, यहाँ पर हमें एक बंदा है वो PhD करके वो क्लास 4 पोस्ट के लिए अपॉइंट हुआ है, तो इससे इस क्वालिफिकेशन का बिल्कुल कुछ इज्जत नहीं रहेगी। और ये अच्छा उन्होंने किया कि क्लास 4 के लिए अगर 12th पास स्टूडेंट है, आप देखिए मतलब मैट्रिक के बाद कुछ स्टूडेंट है जो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या 12th के पास जो कर नहीं पाते हैं गरीबी की वजह से, या किसी को कोई कर रहा होगा, लेकिन उनके अंदर टैलेंट मौजूद है। तो जब इन्हीं बच्चों को हम इस जॉब के लिए बुलाएंगे तो जरूर जिसके अंदर टैलेंट होगा वो आएगा। और क्लास 4 जॉब है तो एक ग्रेजुएट जो है ही इज कॉम्पिटेंट टू सिट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
तो मेरे ख्याल से मतलब इस पर जो है ना वो नाराज होने की जरूरत नहीं है। और फिर रिज़्क़ का मामला अल्लाह के हाथ है, तो रिज़्क़ हर एक के यहाँ पहुँचता है, तो सिर्फ आदमी को कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि हमेशा मतलब जो है आदमी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि जो कुछ भी होता है बंदे की बका के लिए होता है। बस बंदे को अपना कलाम सदीद रखना है और जानदारी से काम करना है। अच्छा, फिर रही बात आप जो कह रहे हैं कि मतलब जैसे हम वी आर अवॉर्डिंग मार्क्स, या आप वैसे भी देख रहे हैं कि जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, यू आर सीइंग द पीपल स्कोरिंग से 490, 495 मार्क्स आउट ऑफ 500। ये तो अपनी जगह पर है। फिर जब बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि वैसे जो लोग जिन्होंने 490 नंबर भी लाई होगी वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाती हैं, कहीं मेरिट में फिगर नहीं करते हैं। तो दरअसल बात जो है ना, मतलब आपको जब पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, जो कुछ भी करना है, इसमें तो आपको अपनी दिल को इन्वॉल्व करना, अपनी दिमाग को इन्वॉल्व करना है। तो आप मार्क्स के पीछे मत जाइए। आजकल जो कुछ भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहाँ पर जो आदमी की असली वर्थ होती है वो सामने आ जाती है। या जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोगों का, तो आपको हमारी बात से पता चलेगा कि ये लोग कितने पानी में हैं, कितना ये कंट्रीब्यूट करते होंगे अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो जब आदमी के साथ गुफ्तगू हो जाती है, यू पुट हिम सम क्वेश्चंस, तो उसकी गुफ्तगू से पता चलता है कि ये शख्सियत कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो चीज है कि दे आर स्कोरिंग मार्क्स एट इन अ बल्क, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। कॉम्पिटिशन के अंदर तो इस चीज का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। बहरहाल तनवीर साहब, इदराबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान हफीज लोन साहब, आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा सईद तनवीर इंद्राबी साहब ने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स को दूर रखते हैं इन क्लास 4th पोस्ट से, ये शायद उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या उन बेरोजगार नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो 12th पास करके घर में बैठे हैं। नहीं, ये तो he also entitled to his opinion, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखें कि जो सबकी इसमें एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन, बाकी सब लोगों की ओपिनियन है, वो यही कह रहे हैं कि जैसे बाकी जगहों पर भी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है इस तरीके से, उसमें ऐसे लोगों को भी है, उनको अभी तक उनको भी एलिजिबल रखा जाता है। तो वो ध्यान में रखते हुए, जवानों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए, मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो है सही नहीं है, सरकार को इस पे नजरसानी करनी चाहिए। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर रफीक अहमद लोन साहब और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊड़ी डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब और मारूफ वकील इरफान हफीज लोन साहब। तो हमने आज टॉपिक चुना था कि एग्जामिनेशंस जो इस वक्त ऑनलाइन हो रहे हैं, बच्चों को पेपर्स घर पे दिए जा रहे हैं, बाकी वो 4-5 दिन के बाद वो वापस पेपर लाके इवैल्यूएटर या एग्जामिनर के हवाले करते हैं। तो क्या ऐसे एग्जामिनेशन से हमारे आने वाले मुस्तकबिल पे कोई सवाल तो नहीं उठ रहा है? इसके साथ साथ जो दूसरा मौजू था हमारा, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को एक्सक्लूड किया गया है क्लास 4th पोस्ट से, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रखा जाए, उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। तो इस हवाले से भी आज हमने बात की। बहरहाल बहुत सारे लोग इस हवाले से डिमांड करते हैं कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स या 12th पास के बाद जितनी भी डिग्रियां हैं उनको भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रखा जाए। इस पे भी आज हमने बात की। तीसरा भी एक मौजू था कि जो पॉलीटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मास प्रमोशन हो, उनका एग्जामिनेशन नहीं हो। वो ये चाहते हैं कि उनकी मास प्रमोशन, क्योंकि उन्हें कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।